विपक्ष को मौका मिला था, कमलनाथ सरकार को सिर्फ ये काम हो रहा था कि इस नेता के ट्रांसफर वहाँ से हो रहे थे, उस नेता के ट्रांसफर वहाँ हो रहे थे, उस नेता के ट्रांसफर वहाँ हो रहे थे। कांग्रेस का तो सबसे बड़ा दोष है कि ये योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। बोल रहे जनता चुनेगी आपको, क्यों नहीं चुनेगी? योग्यता है आपके अंदर। किसको? राहुल गांधी को देख के वोट देते हैं जिसको यही नहीं मालूम है बोलने क्या है। वो हिंदू विरोधी बात करती है, सनातन विरोधी बात करती है। आज हिंदू मजबूत हुआ तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू मजबूत है, नहीं तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा गांधी जी ने खुद कर दिया तो वहाँ पे देने का मुझे अधिकार क्या? मैं हिंदू वतन में रहना चाहता हूँ, जो मुसलमान में जाना चाहे पाकिस्तान चले जाए खुलेआम। सनातनी का मतलब होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक वसुंधरा कुटुंबकम, जो सभी को साथ में लेके चले, वो सनातन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात नहीं मानते? नहीं मानता, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं बस। हम माली समाज शहर के अंदर हर वर्ग जानता है। जो वहाँ पे अभी निर्माण कर रहा है हमारे किसान, कम से कम 25 भाई है, वो 4 भाई की औलाद 25 भाई, उनके घर में सुबह दूध भी उस जमीन के गुलाब से आता था। आज वहाँ पे बुलडोजर चला दिया इस शासन ने। हम पे सील लगी हुई है माली समाज पे के बीजेपी का वोट बैंक है। और हाँ, हम चड्डे हैं और सब कुछ है, और इतने सालों से हम कर रहे हैं। बाकी हमारे लोगों को दबाया जाता है, हमारे नेताओं की आवाज़ दबाई जाती है। हम लोग पिछड़े हैं तो हमें पिछड़ों में रखना चाहते हैं ये लोग। ये हमारे साथ भेदभाव है, सबका साथ सबका विकास पे एक प्रश्न चिन्ह है। बुलडोजर कल्चर बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है। मैं चाहूँगा अगर कोई हिंदू अगर ऐसे दूसरे धर्म के खिलाफ भी करता है, क्या वी आर लिविंग इन अ सोवरेन स्टेट एंड अ सेक्युलर कंट्री। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती एक घोटाला हुआ कथित तौर पे, उसकी जांच भी कराई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन इज अंडर गोइंग। तो मैं जो चीज़ अभी चल रही है, जो चीज़ स्पष्ट वही कह रहा हूँ मैं। आपने कहा वहाँ तत्काल बुलडोजर चल जाना चाहिए, यहाँ पर न्याय जांच चल रही है, जांच चलने के सम्मान करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी नहीं है। तो उज्जैन में है इस समय हम लोग, और ये है उज्जैन का प्रसिद्ध टावर चौक। क्या हुआ? भाई साहब एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्या हो गया? कहीं नहीं, घूमने फिरना है। अरे तो टावर चौक पे तो ये भाई साहब आके इनको लगा कि ये कुछ जादू मंत्र वाली चीज़ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। आइए भाई साहब, ज़रा कुछ बात कर ली जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनायक। विनायक जी, ये बताइए क्या करते हैं भाई साहब? मैं IT फील्ड में हूँ। और बताइए क्या हाल चाल है शहर के? शहर बढ़िया है, प्रगति कर रहा है, अच्छा महाकाल की दया है। अच्छा, नेताजी लोग कुछ काम कर रहे हैं? सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, किस विधानसभा में खड़े हुए हैं हम लोग? उज्जैन दक्षिण। अच्छा, यहाँ कौन कौन प्रत्याशी हैं? भाजपा से है मोहन जी यादव और कांग्रेस से है चेतन प्रेम नारायण यादव, दोनों यादव परिवार है। अच्छा। तो ये बताइए, जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी थे वो तो, उच्च शिक्षा मंत्री, क्या क्या काम कराए? क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने। जिससे देखा जाए तो अभी एक हाईवे आ रहा है, फिर सड़कों का काफ़ी काम हुआ है, महाकाल लोक का काम हुआ है। मौजूदा सरकार ने कैसे काम किए? अच्छा काम किया है। 3.5 साल में बढ़िया काम किया। बढ़िया काम। 1.5 साल से बेहतर? 1.5 साल तो उस टाइम कोरोना था, तो उसको यदि आप निकाल दे तो अच्छा रहेगा। वो कमलनाथ सरकार के 1.5 साल हाँ अच्छे थे, बढ़िया काम थे। कुछ याद आ रहे हैं काम? काम याद तो नहीं आ रहा है अभी। कमलनाथ सरकार ने भाई साहब कुछ काम नहीं किया 1.5 साल में। हमारी तीर्थ हिंदुओं की जो योजना थी, जो दर्शन योजना, सबसे पहले उनने बंद करी, फिर लाडली बहन योजना उनने बंद करी। ठीक है, लाडली बहन तो शुरू ही अभी हुई नहीं, वो तो बहुत भाजपा सरकार तो 15 साल से चला रही है ना। लाडली लक्ष्मी योजना जो बेटियों के लिए चलती है, वो भी उनने हाथे से बंद करी। ठीक है, जब हमारे महाकाल में महाकालेश्वर की आरती होती थी तो बोले घंटे ना उसका साउंड कम कर दिए गए। तो कुल मिला के कमलनाथ सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अगर काम कर रहा है देश में कोई, तो भाजपा सरकार ही कर रही है, वर्तमान में भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो इसलिए भैया भाजपा के प्रत्याशी को जिताना बेस्ट रहेगा। हाँ, तो काम नाम बताइए जरा प्रत्याशी के। कितने आप प्रत्याशी के काम पूछोगे? मोहन जी यादव ने इतना काम कराया है कि मैं तो खुद घर का व्यक्ति हूँ, मुझे आवास योजना का मकान मिला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा के चल सकता हूँ। भैया मुझे गैस की टंकी मिली उज्ज्वला योजना की, जिसमें मैं जर्नल हूँ। पंडित गौतम शर्मा मेरा नाम है। लेकिन भाजपा सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। ये नहीं बोल रही कि आप ब्राह्मण हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी ये सरकार हमेशा बात करती है दलितों की, पिछड़ों की बात करती है। आप बात कर रहे हो तो सबकी बात करो ना। 135 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़ लोगों की बात करो। सिर्फ क्या दलित और पिछड़ों की बात करोगे? अच्छा, मौजूदा सरकार के कुछ काम बताइए, क्या क्या बढ़िया काम किया? बहुत सबसे बढ़िया काम करा है उनने मेरी नज़र में।
अभी तक जो काम करा है शिवराज मामा ने, तो सबसे पहले जो लाडली बहनों के लिए करा है, बेटियों के लिए करा है, वो बहुत अच्छा काम करा है। स्कॉलरशिप का काम करा है, जो 10% आरक्षण का, वो सरकार ने बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम करा। जो सड़ों के लिए काम करा। दूसरा जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छा। साफ़ सफाई इतना गंदी वाला था, यानी आप मान लो देख लो, आज अपना शहर भी ग्रीन सिटी में आता है। जगह जगह अच्छे अच्छे पार्क बन गए, रोडों के अच्छे अच्छे निर्माण हो गए, कोटी रोड अच्छे अच्छे बन गए, लाइटें बहुत अच्छी हो गई है, सड़कें बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा विकास कार्य किया है। तो वो तो विपक्ष कहता है हमें मौका मिलेगा तो हम भी साफ सफाई तो कराएंगे ही। भैया विपक्ष को मौका मिला था, कमलनाथ सरकार को सिर्फ ये काम हो रहा था कि इस नेता के ट्रांसफर वहाँ से हो रहे थे, उस नेता के ट्रांसफर वहाँ हो रहे थे, उस नेता के ट्रांसफर वहाँ हो रहे थे। बटुक जी की चल रही है, फ़ोन लगवा दो ट्रांसफ़र हो जाएगा। पुलिस वाले खुद अपने मुँह से कह रहे थे कि मैंने पैसे दे के ट्रांसफ़र करवाया है, मैंने पैसे दे के ट्रांसफ़र करवाया। तो ये तो सभी सरकारों में चलता है ना ट्रांसफर होना। भाजपा सरकार में नहीं चलता है। भाजपा सरकार में इतनी धांधली नहीं चलती है जितनी कांग्रेस में चलती है। ना तो मैं कोई भाजपा का कार्य करता हूँ, ना मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं सत्य बोलने की ताकत रखता हूँ और सत्य बोलूँगा। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं पंडित हूँ, पंडित गौतम शर्मा मेरा नाम है। कर्मकांड का काम करता हूँ मैं, पूजन पाठ क्या क्या कराते हैं कर्मकांड में? से काल सर, मंगल दोष, गृह शांति, हाँ, त्रिपिंडी शादी, ये सब कार्य कराता हूँ। कांग्रेस पे कोई दोष दिख रहा है आपको, आपकी नजरों में? कांग्रेस का तो सबसे बड़ा दोष है कि ये योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। योग्यता तो पैदा करो। बोल रहे जनता चुनेगी आपको, क्यों नहीं चुनेगी? योग्यता है आपके अंदर। किसको, राहुल गांधी को देख के वोट देते हैं जिसको यही नहीं मालूम है बोलना क्या है। अरे पहले बोलना तो सीखो। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा, प्रियंका गांधी से पूछा भैया कितने साल का वनवास हुआ था, तो बोले 13 साल का वनवास हुआ था। 13 साल का वनवास हुआ था। अरे तुमको यही नहीं पता कि भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था और तुम देश की सत्ता में बैठने के सपने देख रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता, बताओ ना आप भाई साहब। तो पहले अपना उनको बोला अपना जर्नल नॉलेज बढ़ा है। किसको दे दे अपन, किसको दे दे भैया। अब बात कर रहे हैं कि भाई विधानसभा से आपने, दक्षिण से हमने चेतन यादव जी को निकाला, कम नाम सुना मैंने, तो उनको देखा ही नहीं आज तक, कौन है ये। अच्छा नहीं आप भैया जो व्यक्ति पार्षद का इलेक्शन हार गया उसको तुमने विधानसभा का टिकट दे दिया और तुम हवा भर रहे हो कि दक्षिण निकाल देंगे। कैसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे? उत्तर में तुम रहते हो, क्या दक्षिण में क्या काम करे तुमने, बताओ नहीं भैया, क्या काम करे। अच्छा तो आप जो कर्मकांड कराते हो उसमें और क्या दोष क्या लग रहे हैं उस पार्टी? कांग्रेस का तो सबसे बड़ा दोष ये है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और वो हार जाएगी। वो हिंदू विरोधी बात करती है, सनातन विरोधी बात करती है, तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। सबसे बड़ा कारण तो ये है। अच्छा बीजेपी में कोई दोष है? बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, जमीनी स्तर पे भी काम कर रही है। आप कर्मकांड करते हो उस नाते पूछ रहा हूँ, कोई दोष है क्या? दोष नहीं है, बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा। हमारे सारे तीर्थ स्थल डेवलप करे सारे। आप महाकालेश्वर देख लीजिए, हर सिद्धि मंदिर देख लीजिए, गढ़कालिका देख लीजिए, बहुत अच्छा काम करा भाजपा सरकार ने। और सबको सुरक्षा भी है, भाजपा के राज में सबको सुरक्षा भी है। यार यही उज्जैन है जहाँ पे एक बच्ची का रेप हो गया था, 12 साल की बच्ची का। एक बात बताओ, निर्भया रेप कांड किसके शासन में हुआ था? नहीं आप तुलना मत करो, मुझे ये बताइए आप सुरक्षा। मैंने आपकी बात मानी, कुछ ये देखो लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सवाल पर सवाल नहीं, सवाल पे या तो तर्क दीजिए या जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि यही उज्जैन है, 12 साल की बच्ची मदद मांग रही थी लोगों से और उसका रेप हुआ, आरोपियों को पकड़ा भी गया, लेकिन बहुत ही नहीं, वो बात बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसके लिए लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। इसमें भाजपा और कांग्रेस क्या करेगी? अगर आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो मैं बोले कैसा भी कानून बना दूँ, आपको गलत करना है तो आप तो करोगे, हमारा काम है सजा देना, तो उनने दी, रोक लिया, बस बात खत्म, कार्रवाई हो रही है अगले पे। लेकिन इनमें लोगों ने मदद करी। आप ये नहीं बोल सकते उज्जैन के लोगों ने मदद नहीं करी। हमारा एक पंडित भाई था, उसने उसकी मदद करी। आपके न्यूज़ वो जो कॉलोनी तिरुपति ड्रीम्स, वहाँ पे लोगों ने उसकी बेचारी की मदद नहीं। अब वो तो बहुत चिंतनीय विषय है कि लोग भैया इतने सेल्फिश हो गए, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? ये तो लोगों को खुद सोचना है, क्योंकि सिर्फ ज़मीनी स्तर पर बातें होती है, होता कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था की बातें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तो ये जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस पर सवाल लगते हैं। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है भाई साहब। बाकी बहुत क्राइम भी बहुत कंट्रोल हुआ है भाजपा सरकार में। इसके पहले यहाँ ऐसा आलम था उज्जैन का ही, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम किसी का लेने नहीं चाहता हूँ, कि जंगल राज था। जंगल राज था इनके, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे इनके आप जितने भी कैंडिडेट है उनकी सबकी जाके थानों में जाके पुरानी हिस्ट्री निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। कागज़ तो कोई फाड़ नहीं देगा, रिकॉर्ड तो कोई फाड़ नहीं देगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कांग्रेस का चरित्र क्या है। आइए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? आदर्श शर्मा, पंडित आदर्श। आदर्श बताइए, पंडित जी क्या करते हैं आप?
हम यही कर्मकांड करते हैं, हम साथ में भैया के। हाँ, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं हम तो देखो भैया ने जो बता दिया है तो उनका कहना यही कहना हमारा था कि कांग्रेस ना अभी तक तो उसने कर लिया जो भी किया, लेकिन आगे चल के कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों लगा? कांग्रेस कहाँ, बताओ पूरे भारत में कांग्रेस की कहीं आपने तारीफ कहीं भी कुछ सुना हो कि कांग्रेस की कोई साथ हो? कांग्रेस का ऐसा कुछ है ही नहीं है कि कांग्रेस को बन सके आगे चल के। उज्जैन में भी कोई नहीं है, वोट तो पड़ेंगे ना? नहीं वोट तो वो तो देखो कोई तो होगा तारीफ करने। नहीं, तारीफ करने वाले अब है भैया कोई कांग्रेस का हितैषी? ये देखिए मिले, इनसे बात कर ले। आइए आप इधर आइए, बताइए साहब, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया। देखो कांग्रेस की तो कोई उपलब्धि भी नहीं है एक्चुअली में। जो सनातन विरोधी रही है कांग्रेस भी शुरू से आखिरी तक। श्री राम, जय जय श्री राम। हम तो इतना चाहते हैं कि उज्जैन के वेलफेयर में सनातन को सुरक्षा जो प्रदान करेगा हम तो उसको मतदान करेंगे। उज्जैन एक धार्मिक स्थली है जिसमें बाबा महाकाल का जो कॉरिडोर का निर्माण करा है माननीय मोदी जी ने, और राष्ट्र हित में जो भी जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा जो भी सनातन को संरक्षण दिया गया हम तो उनको वोटिंग करेंगे फुल फ्रेश तरीके से। कोई कांग्रेस ने आज तक बाबा महाकाल की ना हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं सोचा है। एक अटल जी का व्याख्यान में बता रहा हूँ, उनने एक स्पष्ट शब्द कहा था कि ये सरकार कल जाती हो तभी हाल चले जाए, मुझे तो परमाणु पोखरण चाहिए, और बम ब्लास्ट करा के उनने देश की रक्षा करी थी। तो आज हिंदू मजबूत हुआ तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू मजबूत है, नहीं तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो उज्जैन में दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। अधिकतर रहते हैं, परंतु हम टोपी छाप नहीं, हम तो मोदी छाप है और योगी छाप है। तो टोपी छाप लोग बुरे हैं क्या? टोपी छाप जो मन में पाप रखते हैं, हजारों सैनिक मारे गए वहाँ, उन्होंने आज तक कभी उठा के जिन्होंने बोला कि आपने क्या काम करा है। अच्छा, हर टोपी छाप बेकार होता है आपके हिसाब से? हर टोपी छाप गद्दार होता है। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा गांधी जी ने खुद कर दिया तो वहाँ पे रहने का मुझे अधिकार क्या, मैं हिंदू वतन में रहना चाहता हूँ, जो मुसलमान में जाना चाहे पाकिस्तान चले जाए खुलेआम। लेकिन यहाँ पे तो सभी धर्मों के लिए जगह थी ना हमारे देश। सर्वधर्म में तो एक कांग्रेस का ही नारा था, परंतु हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुत्व की बात कराए। नारा होता तो सीए, एनआरसी, एनआरपी के समय, डबल सीए के समय देश में इतना हंगामा क्यों हुआ, क्यों इतनी प्रॉपर्टियाँ जलाई? जब आप सरकार की हर बात मानते हो तो इतनी प्रॉपर्टियाँ क्यों जलाई, मेरे को जवाब दो आप। लेकिन ये अल्लाह आपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा आपने उत्तर प्रदेश में? खुद चेतन जी यादव खुद बेगम बाग में जाकर, जो यहाँ के अभी कैंडिडेट है वर्तमान में, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, अगर वो जीत भी जाए तो मेरे को कोई योजना का लाभ नहीं चाहिए। खुद वो जाके एनआरसी, एनआरपी के सपोर्ट में वहाँ जाके खड़े हुए थे। किस अपेक्षा से आप हिंदुओं से वोट मांगते हो और क्यों हम आपको वोट दें? मैंने खुद 2 दिन पहले का वीडियो देखा, मेरे को खुद को लगा यार तुम वहाँ जाके बैठ रहे हो समर्थन में बेगम बाग में, क्यों हम आपको वोट दें? आज अगर हमारी सीट है, हमारा प्रत्याशी भैया जीतेगा, कम से कम हमारा माननीय मोहन जी यादव ने ऐसा कार्य तो नहीं करा कि वहाँ जाके बैठे, भले वो कोई काम नहीं करा लेकिन फिर भी खड़े तो रहे, हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे, और आज भी कोई काम होगा तो आके खड़े रहेंगे, इतना हमको विश्वास है। उज्जैन में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? नहीं, उज्जैन में सर्व धर्म के लोग रहते हैं और सबके प्रति सद्भावना है, सब कुछ है। लेकिन भाई साहब ये नहीं हो पाएगा। आज महाकाल की सवारी के मार्ग में कोई कुल्ला करके लोगों को अपमानित करेगा तो हिंदू वहाँ चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसा दूसरे मजहबों को करना नहीं चाहिए। क्या होता है कुल समझा नहीं, बताइए। महाकाल की शाही सवारी थी जिसमें एक परिवार के सदस्य द्वारा उन पर जो दर्शनार्थ थे, महाकाल के भक्त लोग थे, उस पर मुँह पे कुल्ला करके उन्हें थोका गया था। बिल्कुल पूरी निंदनीय घटना है और उसका हम घोर खुलेआम विरोध करते हैं। क्या तोड़ दिया घर? हाँ, घर तोड़ दिया उसका। बुलडोजर कल्चर बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। मैं चाहूँगा अगर कोई हिंदू अगर ऐसे दूसरे धर्म के खिलाफ भी करता है, क्या वी आर लिविंग इन अ सोवरेन स्टेट एंड अ सेक्युलर कंट्री। मैं ये नहीं मानता कि ये होना चाहिए, ये राष्ट्र होना चाहिए, बट अगर किसी की भी धर्म के प्रति, अगर किसी की आस्था के प्रति आप दुर्भावना और गलत व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके पूरे धंधे पानी, जिनके बिजनेस, जिनकी होटलें आज बाबा महाकाल की वजह चल रही है। अगर आज एक उज्जैन टूरिज्म हब बना है तो जो भारतीय जनता पार्टी और जो भाजपा गवर्नमेंट ने जिन्होंने महाकाल लोक बनाया, जिस वजह से आज उज्जैन की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई है, बूस्ट नहीं है, वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से एकदम बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो आप पूरा उज्जैन घूमिए। यहाँ पे उज्जैन का एक भी ऑटो रिक्शा वाला कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। कांग्रेस क्यों बोलती है कि हम अच्छी व्यवस्था ऑटो रिक्शा चलाने के लिए ई रिक्शा बंद करेंगे कि ट्रैफिक कम हो जाए? क्यों? अगर कोई व्यक्ति 2 पैसे कमा के घर ले आना चाह रहा है तो क्या वो उसको अधिकार नहीं पैसे कमाने का? दूसरी चीज़, अगर अपनी इकोनॉमी की बात की जाए
हम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अगर अपने पंडित जी भी इतना अच्छा बोला, मतलब मैं खुद अपने आप मतलब उसमें कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है कि पंडित जी इतना अच्छा हो सकते, तो एक इंटेलेक्चुअल को मैं BA LLB पंडित जी को कम समझ रहे हो आप? मतलब बहुत अच्छा बोला उन्होंने, मतलब वो कर्मकांड करते हैं पर उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से योजना समझाई, इतनी अच्छी से मैं भी इंग्लिश में नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने BA LLB किया है, MBA किया है, बहुत सारी मेरे पास डिग्री है। बट एज अ इंटेलेक्चुअल अपने को ये बात करना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की बात करना चाहिए, अपने को टूरिज्म की बात करना चाहिए, अपने को सारे मुद्दों की बात करना चाहिए। धर्म और ये परिवर्तन और ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट हाँ अगर आप किसी भी के भी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को, मैं नहीं कह रहा कि आप हिंदू मुसलमान ही हमेशा हिंदू धर्म, अगर कोई हिंदू भी मुसलमान के धर्म को ठेस पहुंचाता तो गलत बातें नहीं करना चाहिए। लॉजिक बताइए मुझे। आप हैं, ठीक है, आपका एक घर है, मतलब आपके पिताजी के नाम पे घर है, आपने कोई अपराध किया, वो घर टूटता है जो कि घर पिताजी के नाम पे है, क्या ये सही होगा? ये देखो, इसको मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे स्पष्टता से जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो आप अगर बात कर रहे हो, मेरे माता पिता की संस्कृति और संस्कार ऐसे हैं कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं, पहले एग्जाम्पल मान लो, हाँ तो एग्जाम्पल तौर के बता रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार किए हैं कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूँगा जिससे उनके ऊपर आँच आए। पर हाँ, अगर ऐसा कृत्य कोई, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति के मन एक्स की बात करें, अगर वो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो बिल्कुल उसके माता पिता को, उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे कौम को ये दृश्य और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की सभ्यता और इस प्रकार से जो शिक्षा दी गई है उसका विरोध हो, खुल के विरोध हो। यहाँ पे इसीलिए एग्जाम्पल सेट किया, उसके बाद से कोई गतिविधि नहीं हुई है, उसके बाद से कोई गतिविधि नहीं हुई है। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? सजा, जिसने अपराध किया उसे सजा दी जाए या उसके पूरे परिवार और खानदान को? जैसे हम सीधी वाला केस देखते हैं, सीधी में दलित पर उसने पेशाब किया, फिर जाके उसका घर तोड़ दिया, फिर विधायक भी जो मौजूदा भाजपा के थे वो उनके समर्थन में आए कि भाई उसका घर क्यों तोड़ा, वो घर तो उनका था, परिवार का। वो किसी का भी हो, घर टूटता कैसे? अगर उसका घर अगर बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन से बनाया, नगर निगम के रेशो के हिसाब से बनाया, प्रॉपर इंजीनियरिंग से बनाया, प्रॉपर सिविल कंस्ट्रक्शन, कोई तोड़ नहीं सकता। इनके घर में कुछ त्रुटियां रहती है जो बिल्कुल फ्लॉज के बनना, तो वो हिस्सा टूटता है, तो थोड़ा घर से उसको जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और ये अपराध करने के बाद ही समझ में आती है उस घर में त्रुटि, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की जनता आबादी है, कोई कच्चे झुग्गी में रह रहा है, कोई 5 स्टार मकान में रह रहा है, कोई सबकी अलग अलग स्थिति रहती है। हर व्यक्ति के आदमी वो घर जाकर टटोल नहीं सकती। पर अगर हाँ कोई व्यक्ति आपराधिक मानसिकता है तो उसके घर की, उसकी कर्तव्य की, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी हिस्ट्री है, उस बारे में जानकारी निकालना गवर्नमेंट का अधिकार हो। गवर्नमेंट निकालती है, कुछ त्रुटि निकलती है तोड़ देती है, कुछ बहुत सारे अपराधी जिनके घर नहीं तोड़ते हर किसी के। आप तो लॉ ग्रेजुएट हैं, तो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है और बहुत सारे पेपर होते हैं लीक होने का, उस पर आरोप लगा है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप सही है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई गरीब तबके का व्यक्ति घर से निकलता है, उसका कोई किसी का मतलब किसी के इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं होती है, कुछ लोग रहते हैं जो अपने माता पिता के पैसों से बाहर विदेश घूम लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर जब गरीब व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कोई भी पार्टी हो या XYZ, कोई भी सरकार हो XYZ, अगर ऐसी हरकत किसी के थ्रू भी होती है तो उसकी निंदा करता हूँ और युवा वर्ग इसके खिलाफ है। परंतु इस विषय में अभी तक किसी प्रकार से कोई भी एक ठोस सबूत निकल के नहीं आया कि हाँ इस व्यक्ति, इस पार्टी के द्वारा ये किया गया है। व्यापम आप बताइए कहीं पर अगर स्पष्ट किया हो SFT सारे। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी मैं बहुत सारे केस हैंडल किए। व्यापम में इंजन बोगी चलता है, आपको पता होगा। इंजन बोगी मतलब जिस हिसाब से चीटिंग उन्होंने कराई थी, ये मानते चीटिंग हुई थी, पर किस आधार पर हुई थी आप बताइए। इसके अंदर बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी लिप्त थे। अगर आप कहें कि मेरे पास मतलब सूची है, ऐसा नहीं कर सकते अपन किसी को डिफेमेशन। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती एक घोटाला हुआ कथित तौर पे, उसकी जांच भी कराई जा रही है, मतलब सरकार ने माना चल रही है ना, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर गोइंग। तो मैं जो चीज़ अभी चल रही है, जो चीज़ स्पष्ट वही कह रहा हूँ मैं कि हम लोग कौन होते हैं जो बिना, आप ही अभी ने कहा कि आप लोग कौन होते हैं एक दिन में डिसीजन करने वाले। मैंने आपको फिर उसका पूरा लॉ, पूरा बैकग्राउंड समझा। तो अपन कैसे हो सकते हैं? अगर आपको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो आप मीडिया ट्रायल, जैसे आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा यार, LLB किया है आपने, न्याय के सिद्धांत यहाँ बदल गए, वहाँ कह रहे हो तत्काल बुलडोजर चल जाए बिना परमिशन। सुनिए, आपने कहा वहाँ तत्काल बुलडोजर चल जाना चाहिए, यहाँ पर न्याय जांच चल रही है, जांच चलने के सम्मान करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी नहीं, आप इसको हिपोक्रेसी कहना हिपोक्रेसी नहीं, ये न्याय के सिद्धांत। मैं वही बता रहा हूँ ना, उसके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस उसमें फ्लॉज थे, उसमें त्रुटि दिखी तो गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन लिया। जो मकान तोड़ना है, ये नहीं कि उसको उसका सब कुछ लीगल है फिर भी तोड़ दिया, उसके लीगल एक्शंस लिए। अगर अपन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. इफ़ एनी कंटेस्टेंट, एनी विटनेस गॉट नॉट एनी चांस फ्रॉम द लोअर बॉडी, तो उसके ऊपर एक चांस होता है कि वो हायर कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सके. तो इसीलिए अपन उसके पहले ये नहीं कर सकते, पर जब तक उस चीज़ का निर्णय नहीं आ जाता, वो नहीं आता, अपन किसी को. अब ये बताइए 8,500 बच्चे सेलेक्ट हुए मेहनत करके, अलग अलग परिवारों के, बता रहा हूँ, मेहनत करके अलग अलग परिवार से सेलेक्ट हुए. अब इधर जांच चल रही है, वो बेचारे तो कहीं के नहीं रहे. मतलब नल एंड वाइड कर दिया ना अभी तो. पटवारी सिलेक्शन था, ठीक कह रहा हूँ ना. तो फिर से उसमें वो होगा. और अगर जैसे कि आप कहना चाहते हो कि जो डिजर्विंग नहीं थे, डिजर्विंग कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट को रोक दिया. अगर वो डिजर्विंग होगा तो फिर से एग्जाम देके वापस आ जाएंगे. अगर हाँ ये फ्लॉज निकला है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक बड़े सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं लूपहोल्स रहते हैं. युवाओं को भरपूर रोजगार मिल रहा है मौजूदा सरकार में. मैं प्रदेश भर तो नहीं घुमा, पर हाँ उज्जैन की बात करूँ तो मेरे यहाँ पर अगर चारों तरफ आप गर्दन घुमा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है. वो चाहे मतलब रोज़गार ऑटो चलाना भी होता है, रोज़गार होटल के गल्ले पे बैठना भी होता है, रोज़गार खाना खिलाना भी होता है, रोज़गार खाना परोसना भी होता है, रोज़गार सड़क पे चलते वक्त किसी की मदद करते में अगर आपको कोई NGO से भी काम मिल रहा है तो वो भी रोज़गार होता है. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आज की तारीख में उज्जैन में अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ से तो फिर देश में बेरोजगारी है ही नहीं. मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ सर. अगर इस वाले लॉजिक से चले, मैं तो उज्जैन शहर की बात कर रहा हूँ. इस लॉजिक से चले, साल के अंदर रोज़गार बिल्कुल. तो इस लॉजिक से चले, अगर रिक्शा चलाना, ठेले पे सामान बेचना, NGO में काम करना, ये सब रोजगार है, तो इसका मतलब बेरोजगारी. मैं आगे मैं आपने नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ. अब आगे तो सुनिए, अमूल प्लांट बन रहा है उज्जैन में, 4,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा. एक स्वास्तिक करके फैक्ट्री आ रही है, वहाँ पे मिलेगा. एक प्रतिभा सिंटेक्स करके एक फैक्ट्री आ रही है इंदौर रोड पर, वहाँ पर रोजगार मिलेगा. अभी 4 से 5 और नए ऐसे युवा उद्योगकार उज्जैन में. एक विक्रम उद्योग पूरी नया बना है जो कि 300 एकड़ में फैला हुआ है. वहाँ पर कम से कम वहाँ पर 200 इंडस्ट्री आएगी और 3,500 करोड़ का निवेश मिलेगा. कब आएगा? चल रहा है ये. आपको नहीं, ये कब आएगा? चालू हो चुका है. कब ये रोजगार कब मिलेगा? रोजगार मिल चुका है, ट्रेनिंग चल रही है सर. आप तो कह रहे हो रोजगार मिलेगा. कहीं कहीं मिल चुका और कहीं कहीं मिलेगा. अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं. अच्छा, आप बोलो तो मैं दिखाई करा देता हूँ. यहीं के देख लेता हूँ मैं. अगर जैसे कि यहाँ पर अभी कैंपेन बेस्ट इंटरप्राइज देवास रोड पे वर्तमान में बेस्ट इंटरप्राइजेस जो एक सिंटेक्स गारमेंट की फैक्ट्री है, उसमें वर्तमान में 2,000 महिलाएं सुबह की शिफ्ट में और 2,000 महिलाएं शाम की शिफ्ट में, वर्तमान में 4,000 महिलाएं काम कर रही हैं. अटायर से आप नेताजी लग रहे हैं वैसे मुझे. क्या नाम है आपका? मेरा स्वभाव में भारतीय सनातन संस्कृति का आदमी हूँ और एक सामान्य वेशभूषा जो हमारी संस्कृति से अभिभूत परिचित है वही पहनता हूँ. इससे नेतागिरी का कोई लेना देना नहीं. आमतौर पर नेताजी लोग भी यही पोशाक पहनते ये किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, ये हमारे भारतीय सनातन ग्रामीण परिवेश का कुर्ता पजामा एक हमारा. हैं. धोती कुर्ता है ना? नहीं, धोती कुर्ता, अब उसको पजामे में मॉडर्न हो गया थोड़ा. मॉडर्न नहीं है. पजामा पहनना भी कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है. पजामा इंडियन ट्रेडिशन ही है. वैसे आमतौर पे धोती कुर्ता था, फिर इसको अपग्रेड करके पजामा. मैं प्रायः धोती भी पहनता हूँ. अभी अब मैं धोती पहन के आता तो आपको ये लगता कि आप विशेष स्पेशल हैं, धोती पहन के आए. तो मैं मेरे लिए बताइए कुछ सर शहर के बारे में, कुछ राजनीतिक मिजाज प्रदेश का कुछ बताइए. मैं आपको प्रदेश और शहर और देश तीनों के बारे में इसमें बता देना चाहूँगा. वर्तमान में मेरी जो आयु है, मैं लगभग 50 वर्ष का हो चुका हूँ. जब मैं युवा हुआ तो मैं खुद स्वयं इस प्रदेश में मैंने 92-93 में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन करने के दौरान मैं प्रखर युवा अवस्था में मुझे रोजगार की आवश्यकता थी. जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और ना तो इस प्रदेश में मैं जब युवा हुआ तो ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़कों में गड्ढे थे. और सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी ये कह लें. और मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था. और इस तरह मैंने मेरे 10 साल कहीं ना कहीं विभिन्न किसी योजनाओं के माध्यम से मैंने मेरा स्वयं स्वरोजगार अर्जित किया और बेरोजगारी रहा. कांग्रेस 2003 के बाद मुझे एक इस प्रदेश में परिवर्तन कहीं दिखा. जब सम्मानीय उमा भारती जी की सरकार आई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार के साथ मैंने कहीं ना कहीं एक रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम में मैंने अपना स्वयं का जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए एक रोजगार में मैंने एक अपना कार्यक्रम सेट किया. और आज मैं ये देख रहा हूँ पिछले 20 वर्षों में कि आज इस प्रदेश में सड़कों का जाल
रोजगार की जो स्थिति थी, जहाँ कहीं देखा जाए, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, थोड़ा समझता भी हूँ जीडीपी को। कहीं प्रदेश में 2003 में 22-23 हज़ार प्रति व्यक्ति आय जो हमारी थी, आज वो लगभग 1 लाख प्लस 1,35-36 हज़ार के आसपास प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। एक जो हमारा 23-24 हज़ार करोड़ का बजट था, वो कहीं 4 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। जहाँ हमारे पास प्रदेशों में सड़कों की स्थिति थी, वहाँ से हम सड़कों में तो आमूल चूल बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। मेरी जब ये तो प्रवक्ता वाली बात लग रही है। आप आए, आप आम आदमी, मेरा आप हमें आम आदमी की तरह बताइए। मैं आम आदमी की तरह बताऊंगा कि मेरी शादी रतलाम हुई और मेरी बारात सन 2001 में रतलाम गई वाया बड़नगर रोड। तो मुझे 2 बस जो मेरी की गई थी, आज रतलाम जाने के लिए मात्र 1.5 से 2 घंटों का सफ़र लगता है। उस समय मेरी बस को, मेरे दोनों बसों को जाने में 6-6 घंटों का, 7-7 घंटों, 8-8 घंटों का सफ़र लगा। तो मुझे सबसे बड़ा परिवर्तन तो मेरे जीवन में यही लगा कि जब मेरी बारात गई, जब इस सन 2001 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, ये बड़नगर रोड उज्जैन सहित ले लीजिए रतलाम तक। और वहीं इसके अनुपूरक ये देखा जाए कि मैं भोपाल जाया करता था तो भोपाल की सड़क, इंदौर जाया करता था इंदौर की सड़क, मैं स्वयं बेरोजगार था। उसके बाद मैंने रोजगार उन्मुखी प्रदेश की जो कार्यक्रम रहे उसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार में बाद में मैंने जाके एक अच्छा कार्यक्रम लिया और कहीं ना कहीं बाद में मुझे इस प्रदेश सरकार के माध्यम से रोजगार मिला और शासन की योजनाओं को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित भी हुआ। और मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ कि आज सिर्फ सरकारी नौकरी अगर इस पूरे राष्ट्र में देखा जाए कि सिर्फ रोजगार का एक जनक है तो वो एक गलत बात है। आप देखिए, यूरोप हो कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आप ये समझिए कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार का एकमात्र साधन नहीं है। मैं आज प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्किल्ड इंडिया वाले और प्रदेश का सीखो कमाओ योजना के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज आप देखिए, एक सरकार जो आपको सिर्फ एक पार्टी भड़का रही कि आपके पास रोजगार नहीं। मैंने देखा पिछले 6 महीनों में माननीय शिवराज जी ने 1 लाख लगभग सरकारी नौकरियों का, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वांट्स विज्ञप्ति निकली और उनकी भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जारी है। और कहीं कहीं देखिए, मनुष्य का स्वभाव कहीं ना कहीं गलती करना है, प्रक्रिया में कहीं गलती होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि बहुत सारे प्रदेशों में भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है, उसकी जांचें चलती रहती। पर सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ आधा गिलास भरा देखना है। पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण में आज हमारे पास रोजगार भी है। प्रदेश कहीं ना कहीं भारत में इसकी जीडीपी दूसरे नंबर पे, आज तीसरे नंबर पे, बीमारू राज्य से कहीं ना कहीं विकसित राज्य हो चुका है। हुआ नहीं है, चल नहीं रहा है, हो गया है। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी 14%। आपने सनातनी बोला खुद को, मतलब क्या होता है? सनातनी का मतलब होता है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुंधरा कुटुंबकम। जो सभी को साथ में लेके चले वो सनातन है। जो सभी के दुख में साथ दे वो सनातन है। जो सभी की बात करे वो सनातन है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा अच्छा संदेश समझने वालों के लिए दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं उन्हें इस बात के लिए बड़ा आभार और साधुवाद देता हूं कि ये सनातन का सबसे बड़ा मुख्य संदेश भारतीय प्रधानमंत्री के मुंह से कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ जनता के लिए तो ये सबका साथ में, वो भाई साहब अभी कुछ लोगों को अलग बता रहे थे, बताइए, तो वो अलग हैं क्या उस सबका साथ? कोई सभी इस देश के लोग हैं, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो। ये तिलक दाढ़ी वाले हो कि बिना दाढ़ी वाले हो, आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात नहीं मानते? नहीं मानता, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं बस। हिंदू राष्ट्र का मतलब, हाँ मैं बता देता हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि किसी मुस्लिम या किसी अन्य वर्ग के, अन्य जाति के, अन्य भाषा के व्यक्ति को यहाँ से कहीं बदर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू सोच, सनातन सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, राम राज्य और कहीं ना कहीं हमारा आज वसुंधरा कुटुंबकम ग्लोबल विलेज, सभी समाज को साथ रखने। भाई हम ये नहीं चाहते कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो, हम ये चाहते हैं कि भाई आज सनातनी सोच, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातनी सोच है, सनातन के रक्षा, राम राज्य ने जिसमें
अंतिम वर्ग के आदमी तक पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी कि आखिरी आदमी तक हमको हर चीज़ का लाभ और सभी का विश्वास, चाहे वो किसी वर्ग जाति भाषा भेदभाव से हो, बिना किसी एक बात बताइए, अभी एग्री हो गए इनकी बात से? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं राम जी का वंशधारी हूँ। राम जी के राज में सब सुखी था, सुखी में जीवन जिए, और अनाथ कोई नहीं तो सब हुए ना फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सभी धर्मों के लोग नहीं। हम तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हम तो मतदान इसी शर्त पे करेंगे कि जो हिंदू राष्ट्र करेंगे। समरसता का कोई भाव नहीं होगा। हमने समरसता में 75 साल जी लिया और आज तक कुछ भी नहीं जिएंगे। भाई साहब समझा रहे हैं उनका मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है। आप अलग ही सनातन की सुरक्षा करेगा, हम उसको मतदान करेगा, राष्ट्र हित में मतदान होगा। देखिए, नहीं, मतदान तो आप राष्ट्र हित में ही करेंगे, लेकिन वो जो सनातनी सोच की बात कर रहे थे, आप भी खुद को सनातनी बता रहे हैं, तो ये दो अलग अलग सनातन कैसे? मैं इनके लिए बता देना चाहूँगा कि बाबूजी जो आज इनकी उम्र हो गई है, चूँकि कांग्रेस ने पिछले अपने राजनीतिक कुकृत्यों के कारण हिंदू सर्वहारा समाज या सनातन समाज के साथ तुष्टीकरण और कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ भी उन्होंने दोनों को डिवाइड एंड रूल, क्योंकि उनकी पार्टी की मूल जो संरचना है वो डिवाइड एंड रूल से एक अंग्रेज़ द्वारा संस्थापित पार्टी है उनकी। कहीं ना कहीं मैं इस बात को, मेरा एक अनुभव है और इनका जो अनुभव इसीलिए कड़वा हुआ क्योंकि कांग्रेस ने हमारे पुराने अपने कुकृत्यों के द्वारा एक समाज के बड़े वर्ग, सर्वहारा वर्ग को पीड़ित, प्रताड़ित और कहीं ना कहीं उसके साथ एक न्याय नहीं किया। हमेशा किसी एक वर्ग विशेष के वोट के लिए एक बड़े सर्वहारा वर्ग के साथ अन्याय करती रही। इसीलिए आज इनको सनातन की, हिंदू की बात करना पड़ी, वरना ये देश पहले भी जो था आज भी वही है। आज अभी एग्री हैं, अभी संतुष्ट है इनकी बातों से? संतुष्ट है ना, सनातन स्वरूपीय रहेगा ना। अब वो सही चाल लगा। बात तो नहीं चल नहीं, हमारी नई लोकसभा बनी सनातन पर्व के हिसाब से ही बनी। सबका साथ और सबका विकास, मोदी जी के कामों से भी हम संतुष्ट हैं। और मैं यहाँ पे माली समाज से बिलोंग करता हूँ। हम माली समाज शहर के अंदर हर वर्ग जानता है। ये समाज कृषक समाज के रूप में पहचान है और वहाँ से मैयत से लेके शादी से लेके कुछ भी निकले वहाँ पर सबका स्वागत होता है। हिंदू की निकले, मुस्लिम की निकले, कोई कुछ भी निकले, सबका स्वागत होता है, दिल से होता है। लेकिन माली समाज इस उज्जैन शहर के चारों ओर माली समाज की ज़मीनें थी, ठीक है। आज माली समाज के पास एक भी ज़मीन हाथ में नहीं है। आप ये नानाखेड़ा बस स्टैंड देख लो, महानंदा नगर देख लो, महाश्वेता देख लो, या गोर्धन नगर और ये सब हमारे गोर्धन पहलवान और इनकी ज़मीन में, नानाखेड़ा नाना पहलवान की ज़मीन में, ये सब शासन की योजना और शासन ने ले ली, हम लोगों से छीन ली। इसमें सबका साथ और सबका विकास वाली बात थोड़ी सी फीकी पड़ती है। मैं किसी एक मिनट में, आप मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए। 15 साल से सीएम शिवराज माली समाज से वादा करके जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी मालीपुरम में आम सभा करी शिवराज जी ने। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सीलिंग वाली पे और इस सारे मैटर पे ये काम करूँगा, ये बात होगी। हमारे वरिष्ठों से चर्चा की, सब कुछ किया। आज मैं माली समाज का सचिव हूँ। आज हमारा करोड़ों अरबों रुपए का धन ये शासन लूट गया। किसका लूटा? हमारा लूटा। उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं है। उसके बदले में 100 बाई 100 के प्लाट भी हमारे, जिसकी नानाखेड़ा में ज़मीन गई उसको वहाँ पे मिल जाता, या और कहाँ ज़मीन गई वहाँ पे मिल जाता, तो हमारे मन में वो नहीं रहती। हमारे बाप दादा फटे कपड़े में रह गए, हमारे बाप दादा फटे पुराने कपड़े में रहे और बच्चों के लिए ज़मीन अटोपी कि इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो हमारा जब भविष्य आया तब तो हमसे शासन ने ज़मीन छीन ली। आज अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने 16 बीघा वाला मामला हो, वो 16 बीघा ज़मीन, वो भी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड जो वहाँ पे अभी निर्माण कर रहा है। हमारे किसान कम से कम 25 भाई है, वो 4 भाई की औलाद 25 भाई, उनके घर में सुबह दूध भी उस ज़मीन के गुलाब से आता था। आज वहाँ पे बुलडोजर चला दिया इस शासन ने। हम पे सील लगी हुई है माली समाज पे कि बीजेपी का वोट बैंक है, सील लगी हुई है हम लोगों पे। और हाँ, हम चड्डे हैं और सब कुछ है और इतने सालों से हम कर रहे हैं। बाकी हमारे लोगों को दबाया जाता है, हमारे नेताओं की आवाज़ दबाई जाती है, सत्यनारायण चौहान की आवाज़ दबाई जाती है, सोनू गहलोत की आवाज़ दबाई जाती है। हम लोग पिछड़े हैं तो हमें पिछड़ों में रखना चाहते हैं ये लोग। ये हमारे साथ भेदभाव है। सबका साथ सबका विकास पे एक प्रश्न चिन्ह है। ये सबसे पहले जो भाई साहब ने बात रखी, मैं इनका साधुवाद, आभार। पहले तो आप इनकी वेशभूषा देखिए, दोनों भाई साहब ने लगभग 150 ग्राम सोना पहन रखा है और भाई साहब ने 150 ग्राम सोना पहन रखा है। ये मेरे पिताश्री ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक है मेरा बाप बचपन से। मेरे पिताश्री ऑटो चलाते हैं, माताजी हार फूल की दुकान लगाती है, मैं मेरा काम धंधा करता हूँ।
ठीक है, जो बाप दादा की ज़मीनें थी वो तो शासन खाक हुआ गया, ठीक है। ये कह रहे हैं ये सोना वोना पहने हैं। वो मुआवजे 5-5 हज़ार के 50-50 लाख रुपए बीघा की ज़मीनों के 50-50 हज़ार मुआवजे हमने नहीं उठाए कोर्ट से, वो लेप्स हो गए। लेकिन हमने हमारे दम पे दिन रात मेहनत करके, जैसे कल आपने दिवाली के दिन देखा होगा ना, छोटे बच्चे यहाँ पे लड़ियाँ बेचते हुए, ऐसे मेहनत करने वाले शेर है माली समाज के। ये किसी का गला काट के सोना नहीं पहना है, अपने हक और अपनी ज़मीन में खेत में हल चला के सोना पहना है। मेरा ये कहना है कि हमारा विषय माली समाज नहीं है, हमारा विषय है शहर का डेवलपमेंट। नहीं, एक तबका नाराज है, उनकी भी मैं वहीं पे आ रहा हूँ मैं। आज कोई भी मैं बोल लूँ, हाँ है ना, कोई भी शहर होता है, अगर वो डेवलप होता है तो वो कैसे डेवलप होगा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी डेवलप होगा ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जमीन है वो उस मुआवजे का कुछ भी हकदार नहीं है। अभी आपने वो जो रोड तोड़ा उसमें बड़े बड़े नेताओं के 5 मकान नहीं टूटे, उसमें उत्तर में जाके देख लेना। एक मिनट, मेरा जवाब, ये बोल रहे हैं, इनको सुनिए जवाब दे लीजिए। डेवलपमेंट हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे हम भी, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर हम भी समझते हैं। जवाब ले मैं लीजिए। संगी हूँ, आराधना भवन के पास मेरा घर है। पीड़ा है मन की, भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ। आपकी पीड़ा से वाकिफ हूँ। छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़ा नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता। मुझे दुख है कि आपको ये लग रहा है। मेरा ये कहना है कि कोई भी शहर हो, ये मेरे घर के उसका वरिष्ठ डेवलपमेंट दोस्त होना मेरी जरूरी लड़ाई है। उस डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा काम जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है। अगर आप शहर में मान लो कि 10 लाख लोग रह रहे हैं और सब 10 लाख लोगों को, आज 18 साल से भाजपा की सरकार रही है, 10 लाख लोग 15-20 लाख लोग हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए कॉलोनियाँ भी चाहिए, रोड भी चाहिए, नई दुकानें भी चाहिए, चौड़े रोड भी चाहिए। तो डेवलपमेंट ज़मीनों पे ही होगा ना। माली समाज की ज़मीन हमारे शहर के आसपास रही है, गवर्नमेंट ने उन ज़मीनों को एक्वायर करा है, विधि विधान से किया जाता है भाई। उसके लिए प्राधिकरण बैठी हुई है, प्राधिकरण ने अपना एक रोड मैप तैयार करा है, कॉलोनियाँ डेवलप करी है और वहाँ प्लॉटिंग करी है। और उसमें माली समाज की जो ज़मीन एक्वायर करी, या तो गाइडलाइन से पैसा दिया है या उनको हिस्सेदार बनाया है, उनको प्लॉट भी मिले हैं। ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट, ये पूरे इंडिया में कोई जजीरा कानून तो चल नहीं रहा है कि कोई गया और गवर्नमेंट आ गई और उसने ज़मीन कब्जा ली, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे इंडिया में इसका एक रूल रेगुलेशन है और वो एक्वायर ऐसे करती। अब कोई बोल दे कि यहाँ से भाई डेवलपमेंट हो रहा है, रोड निकल रही है और कोई घर बना ले, मैं तो तुमको रास्ते के लिए रोड नहीं दूंगा। अब ये तो संभव नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है। माली समाज बहुत संपन्न समाज है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। माली समाज बहुत मेहनती समाज है और इनकी ज़मीनें उज्जैन के आसपास रही है। कई माली समाज के घर परिचित मेरे ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनें गवर्नमेंट ने ली है, तो उनने उससे कई गुना ज़मीन बढ़ा के गाँव में ज़मीनें ली हैं। मेरे भी कई मित्र हैं, परिचित हैं, परिवार। ये वर्चस्व और अपना जो मतलब राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के लिए ही ये सब कुछ हो पाता है। नहीं तो अभी हाल आप या ये कैमरा और ये गाड़ी लेके मेरे साथ चलो, मैं ऐसी डोकरी और डोकरे कई आपसे मिलवा दूं जो फटे पुराने कपड़े में दिवाली मना रहे हैं आज भी, इतनी संपत्ति होने के बाद भी, जिनकी नाना खेड़ा में ही ज़मीन थी। मैं तो सिस्टम में लैप्स लग रहा है। नहीं, मुआवजा मिला। कई लोग, आज आप मेरी बात सुनो, मेरा हाथ में ये अंगूठी है, आज ये मैं 50,000 की लाया, अब आप इसका दाम मेरे को 5,000 रुपया दोगे तो कैसे दोगे साहब? चलो उज्जैन है, डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं वो उज्जैन के विकास के लिए जो अपना वो मास्टर प्लान, ठीक है। उज्जैन के राजा हैं हमारे कलेक्टर साहब, वो चाहें तो मेरे घर अगर रास्ता नहीं, अरे एक शासन की दृष्टि से शासन पे जो योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले कलेक्टर साहब होते हैं। हमारे सबके बाप दादा तो वो बैठे हैं भूत भावन, ठीक है, उनसे बड़ा तो कोई राजा नहीं है। तो हमारे साथ भेदभाव वाली जो बात हुई, रसूख वाले लोगों को तो प्लाट के बदले प्लाट मिल गया। कोई निजी सब्जेक्ट ये ले आए हैं, एक सब्जेक्ट नहीं, मैं पूरी समाज की बात कर रहा हूँ। और कल भी सीएम साहब आ रहे हैं, कल हम उनको फिर सीलिंग के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं उनसे। कल जो सीएम साहब आ रहे हैं, बैठक में अनिल जैन जी, कालू हेडा भी उपस्थित थे। हमने प्रदीप जी भाई साहब के सामने उनकी हमारी जमीन की ही पीड़ा रखी। हमने मुआवजा जो शासन से आया वो इतना कम, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर मुआवजा आया। हमारे बाप दादा इसलिए फटे पुराने कपड़े में नहीं रह गए, इसलिए उनने ज्वार की रोटी खा के गेहूँ नहीं खाया। उस समय गेहूँ खाने को नहीं मिलता था, घर में कोई मेहमान आता था ना। डेवलपमेंट के कारण ज़मीनों के भाव बहुत हाई पे आ गए। यहाँ बाहर के लोग, जैसे दिल्ली मुंबई के लोग आ रहे हैं, होटल बनाने आ रहे हैं, 5 स्टार होटल आ रही है। तो क्या हुआ, अचानक से बहुत रेट, अब ये कंपैरिजन करते हैं उस रेट से।
अब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें उसका डबल जो पैसा दिया जाता है उस हिसाब से ही गवर्नमेंट पैसा देगी ना। ऐसा भाई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो 16 बीघा है वो किस भाव की जमीन थी और उसका मुआवजा शासन ने क्या दिया? वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है यार। मेरे हिसाब से उसका केस 25 साल से चल रहा है। मैं बहुत छोटा चाहूँगा वो हमारे मित्र जो 94-259 17-304 नंबर देवेंद्र परमार जी, उनका मोबाइल नंबर बताया है, वो मेरा मित्र है। इस प्रदेश में उज्जैन विकास प्राधिकरण 1977 में बना जब, और पहली कांग्रेस सरकार जब से लेके सन 2003 तक कांग्रेस सरकार रही। मेरे मित्र, वो मेरा भाई है, मैं उसका सोना नहीं दिखा रहा हूँ, उसकी मेहनत का है, वो उसका अपमान नहीं है, सम्मान है, उसकी पीड़ा है। और उसकी पीड़ा का मुख्य कारण है इस कांग्रेस की प्रदेश सरकार में कांग्रेस की उस समय की नीतियाँ, और ये इनकी जो पीड़ा का मुख्य जो जिसको कह लें शत्रु कह लें कि बिंदु कह लें, जो भी है वो कांग्रेस इसलिए है कि ये जो जितनी भी त्रिवेणी विहार, क्षिप्रा विहार, वेदनगर, व्यासनगर, ऋषिनगर, नानाखेड़ा, ये सारी प्लानिंग लैंड एक्विजिशन की जब वो अधिग्रहण का जो कार्रवाई हुई वो सब 2003 के पूर्व की है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही उस समय तक ये सब ज़मीनें अधिग्रहित। मैं बता दूं आपको, इनको जो बोल रहे हैं ये यहाँ पे जो बिरला हॉस्पिटल 1992 में मेरे मित्र सत्यनारायण चौहान उनकी ज़मीन पे बना हुआ है। वो आज 4 बार इस शहर में भाजपा से पार्षद है। ये सोनू गहलोत जी की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग वार्डों से बहुत अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो सम्मान दिया आज भगवान के उनके अच्छे, सुनिए सोनू गहलोत जी इन्हीं के माली समाज से बहुत कष्ट है। हाँ, मुझे कष्ट, माली समाज से 2 बार हमारे सोनू गहलोत जी नगर निगम सभापति रह चुके हैं, 4 बार वो भी पार्षद रहे। 1000 घर माली समाज का खाली मालीपुरे में 1000 घर। आपको मैं ये उर्दूपुरे में माली, आप दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो आपस में क्यों लड़ते? तकनीकी जवाब, इनका तकनीकी जवाब देना चाहता हूँ। जो 1992 में, सुनिए, हमारे घर के बड़ों से इसलिए लड़ रहे हैं, सुनिए तो बड़े उन्हीं हमारा बड़ा भाई पार्षद सत्यनारायण चौहान, मैं बता 4 बार के पार्षद और 4 बार अलग अलग वार्ड से। ये इतने बड़े बड़े पद पे जो विधायक सांसद हुए बैठे ना, ये कभी किसी 4 वार्ड से चुनाव लड़के बता दे, ये नहीं लड़ते। निश्चित ही बहुत बड़े नेता हैं। इस शहर में 6 वार्ड से अलग अलग वार्डों, 6 बार से लगातार पार्षद श्रीमती कलावती यादव 6 अलग अलग वार्डों से चुनाव जीत चुकी। सत्यनारायण चौहान जी भी निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं। सोनू गहलोत जी, सुनील गोयल जी, हमारे माली समाज के सभी लोग हमारे सिरमौर हैं, और वो आज तक 2 बार नगर निगम सभापति माली समाज से रहा है। हर बार इनके वार्ड से हमारा माली समाज का प्रतिनिधि जीतता है। जो ये बात कर रहे हैं, इनकी जितनी भी ज़मीनें सब कांग्रेस सरकार में गई। 2003 के बाद जितनी भी ज़मीनें इनकी, आज जो इनकी देवेंद्र परमार जी का जो मुकदमा बता रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार 13 महीने की जो आई थी उसी सरकार में इनको पता करना चाहिए देवेंद्र परमार जी से। उसी दौरान उन्होंने कब्जा करके पूरी जमीन का, देवेंद्र भैया के परिवार के लोगों की हालत देखो आप अभी चल के। आप मतलब हमें पीड़ा होती है ये भाइयों, हम देखते हैं। मैं तो उनका व्यक्तिगत, मैं उनका मेरा घर के पड़ोस में रहता हूँ, मुझे ये बताओ, वहीं रहता हूँ। भाई साहब ने लॉजिक जो दिया है कि जो 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार की नीतियों की वजह से आपकी ज़मीनें जो हैं आए गए। तो हमें जो शिवराज जी वादा करके गए आज से 15 साल पहले मालीपुरा की आम सभा में कि मैं सीलिंग मुक्त करूंगा, और इसके लिए जो हमारे समाज के वरिष्ठों को विश्वास में लेके हमने एकमत होकर एकमत मतदान करते हैं। आज तक कोई शहर के अंदर ये आरोप नहीं लगा सकता कि माली समाज ने कांग्रेस या बीजेपी के हमसे इतना लेके या एकमत वोट दे दिया। हम एकमात्र सत्य, सनातन और संस्कृति और धर्म और राष्ट्र के साथ, भाजपा के साथ। भाई साहब एक बात, आखिरी बात है, अगर गलती हो गई 2003 से पहले एक वर्ग विशेष के साथ, तो सुधारी क्यों नहीं गई? आपको ये बता दूं, सभी मैं चूँकि प्राधिकरण में मैंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरशिप का एक जॉब किया, इंजीनियरिंग साइड से रहा हूँ और प्राधिकरण से जुड़ा भी रहा। मेरा अपना व्यक्तिगत जो मुझे जानकारी है, वहाँ पे 2003 के पहले प्राधिकरण में लगभग 250 के लगभग, जिसमें 150 माली समाज के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लंबित थे। 2003 के पूर्व से ही वहाँ के सम्मानीय विधि अधिकारी, सीओ, वहाँ के कार्यपालन नीति, अधीक्षण नीति से इस बात के लिए पूछा जा सकता है कि पूर्व से कितने, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में 30 साल से लंबित है, उसके लिए शिवराज सिंह जी चाहे भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट की चीज़ में आप स्वयं। माली समाज को कैसे साधेंगे चुनाव में? माली समाज हमारा अपना घर का एक ऐसा समाज जिनके लिए मेरे दिल से आभार और साधुवाद है,
और वो हमारा परंपरागत वोट बैंक रहा है। उनके साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हर समय हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, जय श्री महाकाल। बाकी इस जमीन वाली विषय को लेके आप मेरे दादाजी की उम्र के जो आज भी 70-80 साल के लोग हैं, वो आपको उनकी सारी बहुत चलिए अब टोन डाउन हो गई। तो ये उज्जैन का टावर वो मतलब अपनी सारी पीड़ा सुना देंगे। नहीं वही कह रहा हूँ, मतलब जो बीती है संतुष्ट हो गए मतलब आप तर्कों से। कल भी शिवराज जी की आमसभा वापस मालीपुरा में ही है। ये उज्जैन का टावर चौक था। आपको इस चर्चा पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।